कि जब भी वो लोग खुद परेशान होते हैं, फंसते हैं, जलालत मिलती है, बेइज्जती होती है, जवाब नहीं निकलता, तो विपक्ष निशाने पर आता है। या फिर स्वतंत्र पत्रकार, विपक्षियों के खिलाफ मुकदमे होते हैं, छापे पड़ते हैं, गिरफ्तारियां होती हैं। स्वतंत्र पत्रकार पर मानहानि के मुकदमे होते हैं, सोशल मीडिया के चैनल बंद कर दिए जाते हैं, या फिर स्ट्राइक आती है और फिर दलाल एजेंसी के माध्यम से ब्लैकमेलिंग की जाती है। 17 अप्रैल 2026 को एक नया अमृत इतिहास बन गया। पहली बार मोदी सत्ता कोई बिल पास कराने में नाकाम हो गई। महिला आरक्षण बिल से जुड़ा हुआ 131वां संविधान संशोधन बिल पेश किया गया था। इसके पक्ष में 278 वोट पड़े और विपक्ष में 211। कुल वोटिंग 489 की हुई थी, जिसका 2/3 इस बिल को पास कराने के लिए चाहिए था, लेकिन आंकड़े पूरे नहीं हो पाए। और अमृत काल लागू होने के बाद पहली बार विश्व गुरु और नकली चाणक्य औंधे मुंह गिरे हैं। इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए क्योंकि तमाम तरीके के तिकड़म और चक्रव्यूह बनाकर यह सब कुछ किया जा रहा था। याद करिए, अभी 2 दिन पहले ही मैंने कहा था कि 30 महीने तक महिला आरक्षण को रोक कर रखा, जनगणना और परिसीमन के नाम पर बहाना बनाकर। अब बिना जनगणना और परिसीमन के इसे करवा रहे थे और महिलाओं के नाम पर ही परिसीमन का जुगाड़ सेट कर रहे थे। मैंने कहा था कि विपक्ष इसे होने नहीं देगा, तो फिर महिलाओं के नाम पर विपक्ष को कोसेंगे। वही शुरू हो गया। गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कह चुके थे कि अगर ये बिल पास नहीं होता है तो इसकी जिम्मेदारी विपक्ष की होगी। देश की महिलाएं देख रही हैं कि रोड़ा कौन है। सवाल है कि हुजूर 30 महीने तक तो रोड़ा आप ही बने थे, और अब जब जान रहे थे कि ये मामला अटक जाएगा परिसीमन के नाम पर, तो जानबूझकर महिलाओं का नाम घुसा रहे थे। विपक्ष तो 30 महीने पहले ही कह रहा था कि महिलाओं को आरक्षण दे दीजिए, उसके लिए न तो जनगणना की जरूरत है न परिसीमन की। अब जब इस बिल के गिरने की आशंका तमाम लोगों को थी, तो जाहिर सी बात है मोदी सत्ता को भी पहले से मालूम ही रहा होगा सब कुछ। अब समझने वाली बात यह है कि एक तरफ संसद में यह बिल गिरने ही वाला था कि उसके कुछ ही घंटे पहले खबर आती है कि राहुल गांधी के खिलाफ FIR का आदेश निकल चुका है। यहां मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि हाईकोर्ट का यह आदेश किसी राजनीति से प्रेरित है। मैं आदेशों पर टिप्पणी नहीं कर रहा, ना ही कर सकता हूं, मगर क्रोनोलॉजी को तो समझना पड़ेगा ना। और जरा ये भी आकलन करिए कि वर्तमान सत्ता किस राहुल गांधी को डराना चाहती है, और क्या राहुल गांधी इस तरह के मुकदमों से सच में डर जाएंगे? क्या उनके खून और खानदान में इस डर के लिए कोई जगह है? चलिए आज यही तलाशने की कोशिश करते हैं कि जो डरा रहे हैं और जिन्हें डरा रहे हैं, दोनों के पूर्वजों का हाल कैसा रहा है, ये मुकदमा क्यों हुआ है, पूरा मसला क्या है। पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी से लेकर राहुल गांधी तक डर को ढूंढने का प्रयास करेंगे। वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, इसलिए आखिर तक देखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या अपने मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ब्रिटिश नागरिकता को लेकर भाजपा कार्यकर्ता की याचिका के संबंध में FIR दर्ज करने और जांच शुरू करने का निर्देश दिया है। लखनऊ बेंच में जस्टिस सुभाष विद्यार्थी, जो कि साल 2021 में ही जज बनाए गए थे, यानी अमृतकाल लागू होने के बाद जज बने, उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ ब्रिटिश नागरिकता मामले में जांच के आदेश दिए, FIR के आदेश दिए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने अदालत से कहा कि राहुल गांधी ब्रिटेन के नागरिक हैं। उन्होंने मेसर्स बैकऑप्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई थी, जो कि अगस्त 2003 में रजिस्टर हुई थी। इनका दावा है कि राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया और स्वेच्छा से अपनी राष्ट्रीयता ब्रिटिश घोषित किया। उनके पास एक निर्देशक पहचान पत्र भी है और लंदन तथा हेम्पशायर का एड्रेस भी है। भाजपा कार्यकर्ता ने यह भी दावा किया है कि राहुल गांधी ने अक्टूबर 2005 और अक्टूबर 2006 में कंपनी के वार्षिक रिटर्न दाखिल करते समय अपनी राष्ट्रीयता ब्रिटिश बताया था और फिर फरवरी 2009 में डिसोल्यूशन दाखिल करके कंपनी को भंग कर दिया। बीजेपी कार्यकर्ता ने यह भी दावा किया कि साल 2004 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने इस कंपनी के स्वामित्व और लंदन के बैंक में अपने विदेशी खाते को भी स्वीकार किया था। यानी भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढेर सारे आरोप राहुल गांधी पर नागरिकता को लेकर लगाए हैं। वैसे आपको याद दिला दें, यह पहली बार नहीं है जब भाजपाई सत्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ नागरिकता वाला मुद्दा उठाया हो। साल 2015-16 में भी इस तरह के आरोप गृह मंत्रालय में यानी सीधे केंद्र सरकार को शिकायत की गई थी। राहुल गांधी से जवाब मांगा गया, राहुल गांधी ने जवाब दे दिया और फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यानी भाजपा के जो छोटे छोटे कार्यकर्ता इस मामले को लेकर अदालतों में फुदक रहे हैं, उनको शायद जानकारी नहीं है कि उनके सबसे बड़े बड़े नेताओं के यहाँ शिकायत पहुंच चुकी है और बड़े बड़े नेता शायद जांच करके थक हार के बैठ चुके हैं। यानी साल 2015-16 में ही मामला पहुंचा था और लगभग बंद सा हो गया, यानी कोई सिद्धि नहीं हुई। तो सोचिए कि 10 साल पहले भी यह मुर्दा उखाड़ा जा चुका है, फिर दबाया भी जा चुका है। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका गई, राहुल गांधी की
नागरिकता की जांच की मांग की गई। कोर्ट ने कहा कि यह गृह मंत्रालय का काम है, हमारा नहीं है, अदालत सीधे जांच नहीं कर सकता। फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामला गया तो अदालत ने कहा कि चुनाव लड़ने की योग्यता का मामला चुनाव आयोग देखेगा, याचिका खारिज हो गई। फिर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं गई, सुप्रीम कोर्ट ने उनको एंटरटेन करने से ही मना कर दिया, कह दिया कि यह उचित मंच नहीं है, हम कोई आदेश जांच का नहीं दे सकते। मामला चुनाव आयोग में भी गया तो चुनाव आयोग ने कह दिया कि नागरिकता तय करना हमारा अधिकार नहीं है। और तो और यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने या फिर वहां के किसी भी आधिकारिक रिकॉर्ड ने अब तक यह साबित नहीं किया है कि राहुल गांधी किसी भी रूप में ब्रिटिश नागरिक हैं। राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि मैं भारतीय नागरिक हूं और मेरे पास कोई दूसरी नागरिकता नहीं है। सोचने वाली बात यह भी है कि इस कद का नेता, जिनके पूर्वज दशकों तक सत्ता में रहे हों और जिन्होंने भारत निर्माण में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो, वो भला नागरिकता छोड़कर काहे भागेंगे? विजय माल्या तो है नहीं, न ही मेहुल भाई हैं, और यदि चले भी गए तो सबूतवा कहां है? सवाल यह भी है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि मामला हमारा नहीं है, फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच को ऐसा क्या मिल गया कि एफआईआर और जांच के आदेश दिए गए? बहरहाल अदालत ने कहा है तो कुछ देखा तो जरूर होगा, नहीं देखा है तो वो भी बाद में देखा जाएगा। मगर समझने वाली बात तो यह है कि यह मामला मूल रूप से गृह मंत्रालय का है और गृह मंत्रालय में साल 2015-16 में ही बात पहुंची थी। राहुल गांधी से जवाब मांगा गया, उन्होंने जवाब दे दिया, बात दबी की दबी रह गई। यानी नागरिकता जांचने का काम न तो कोर्ट का है, न चुनाव आयोग का है और न ही सुप्रीम कोर्ट का है, यह काम गृह मंत्रालय का है। और पिछले 12 साल से इस देश में भाजपा के गृह मंत्री हैं, कम से कम 10 साल पहले यह मामला गृह मंत्रालय में पहुंच चुका है, आज तक मिला कुछ भी नहीं। लेकिन आप तो जानते हैं कि अमृत काल में बिना मिले भी बहुत कुछ हो जाता है। याद करिए मोदी सरनेम वाला केस, गुजरात में सूरत की अदालत में वहां के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एच वर्मा ने सजा सुना दिया। यह मुकदमा भी एक भाजपा विधायक ने किया था। 2 साल की अधिकतम सजा सुनाई गई, राहुल गांधी की सदस्यता छीन ली गई। इसके बाद उन्होंने सेशन कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट में भी राहत मांगा, राहत नहीं दी गई। जब सुप्रीम कोर्ट गए तो सजा पर रोक लगा दिया। आपको याद तो होगा ही कि किस तरीके से कुछ ही घंटे के भीतर दनादन राहुल गांधी का घर तक छीन लिया गया। याद करिए 24 जनवरी 2023 का दिन, जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप पर बड़े वित्तीय हेरफेर करने के आरोप लगाया था। भारतीय शेयर बाजार को बहुत बड़ा झटका लगा, अडानी के शेयर औंधे मुंह गिरे और दुनिया भर में इतिहास का सबसे बड़ा कथित फ्रॉड करने का आरोप इस ग्रुप पर लगा। अडानी ग्रुप प्रधानमंत्री के सबसे करीब बताया जाता है, ये तो आप जानते ही। इसके बाद राहुल गांधी लगातार मुखर थे, बार बार सवाल कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, पीछे होने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी मामला अचानक से बहुत ही स्पीड पकड़ता है, ये मोदी सरनेम वाला। और लगभग 2 महीने बाद यानी 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है और 22 मार्च 2023 को मोदी सरनेम के मामले में राहुल गांधी को अधिकतम सजा सुना दी जाती है। और गुजरात के किसी भी अदालत से राहत नहीं मिलती, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है, लेकिन तब तक राहुल गांधी की संसद सदस्यता छीन ली जाती है और बेघर भी कर दिया जाता है। हालांकि ये सब कुछ जिस कारण किया गया वो लक्ष्य हासिल नहीं हुआ, बल्कि उल्टा पड़ गया दांव। जी हां, केरल के वायनाड से 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी 3,64,000 से भी ज्यादा वोटों से जीत हासिल करते हैं और यूपी के रायबरेली सीट से 3,90,000 से भी ज्यादा वोटों से, जबकि नरेंद्र मोदी यूपी के वाराणसी सीट से मात्र 1,52,513 वोट से चुनाव जीते, जबकि उन्हें चुनाव जिताने के लिए पूरी मशीनरी झोंक दी गई थी। 33 उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर दी गई, तरह तरह के घपलेबाजियों के आरोप लगे और आज भी बनारसी कहता है कि अगर ईमानदारी से चुनाव होता तो 1.5 लाख वोट से, यानी जितने से जीते थे उतने से हार जाते नरेंद्र मोदी जी। और राहुल गांधी को डराने के प्रयास ने 2024 में यह गुल खिलाया था। मगर समझने वाली बात यह है कि क्या राहुल गांधी के खून खानदान में डर नाम की कोई चीज है? क्योंकि अगर इतिहास में होगा तभी तो भविष्य में डरा पाएंगे। तो ज्यादा पीछे न जाते हुए खाली 3 पीढ़ी को हल्का हल्का याद कर लीजिए। सबसे पहले देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद करिए। बीजेपी वाले अक्सर राहुल गांधी को जेल भेजने की बात करते हैं, यानी जेल के नाम से डराने की बात करते हैं, पुलिस से डराते हैं, जांच एजेंसियों से बैठा के 50-50 घंटे पूछताछ करवाते हैं। मगर सवाल यह है कि क्या ऐसी प्रताड़ना से और जेल से राहुल के खानदान का कोई डरा है? पंडित नेहरू 9 बार जेल गए अंग्रेजों से लड़ते हुए। वो अंग्रेज जो विदेशी थे, सदियों से भारत पर राज कर रहे थे, जो कुछ भी कर सकते थे, किसी भी हद की यातना दे सकते थे और देते भी थे। यदि न देते तो लोग चिट्ठी लिख लिख के माफी काहे मांगते और पेंशन क्यों लेते? आपको बता दें कि पंडित नेहरू 9 बार जेल गए, 9 साल से ज्यादा वक्त तक जेल में बिताया। भारत की आजादी के लिए आखिरी दम तक लड़ाई लड़ते रहे, कभी माफीनामा नहीं लिखा, ये नहीं कहा कि हम आपका विरोध नहीं करेंगे, हमको जेलवा से निकाल दीजिए, आंदोलन नहीं करेंगे, हमको छोड़ दीजिए, हमको पेंशनवा दे दीजिए, आपके
टुकड़ों पर पलते रहेंगे, कोई रिकॉर्ड नहीं। पंडित नेहरू ने जिस लड़ाई को शुरू किया उसको अंजाम तक पहुंचाया और फिर उनकी अगुवाई में इस भारत का निर्माण हुआ। सवाल है कि जिसके परनाना 9 बार जेल गए, कुल मिलाकर 9 साल से भी ज्यादा जेल में बिताया, लगातार अंग्रेजों से लड़ते रहे, कभी माफी नहीं मांगे, जब वो अंग्रेजों से नहीं डरे तो क्या राहुल गांधी, उन्हीं के खानदान का एक व्यक्ति, आज की सत्ता से डर जाएंगे, वो भी जेल और जांच एजेंसियों से, पुलिस से? आखिर किस राहुल गांधी को डराने की कोशिश हो रही है, जबकि इतिहास कहता है कि भाजपा और संघ से संबंधित लोगों ने कभी अंग्रेजों की यातनाओं से डर के आंदोलन में हिस्सा लेने से मना कर दिया। जिस वक्त अंग्रेजों से लड़ने में कोई अपनी बात सुनाने के लिए असेंबली में बम फोड़ देता था, कोई हंसते हंसते फांसी पर झूल जाता था, उस वक्त स्वर्गीय वाजपेयी जी ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया कि वो जो तोड़फोड़ हुआ था ना, जो हिंसा हुई थी, हम उसमें शामिल नहीं थे, हम उसका हिस्सा नहीं थे, और कथित रूप से बचने का प्रयास किया। बाकी माफी वीर के नाम से किसे जाना जाता है और वो किनके पूर्वज हैं राजनीतिक वाले, वो तो आप जानते ही हैं। अब बात राहुल गांधी की हो रही है तो दूसरी पीढ़ी इंदिरा गांधी को भी याद कर लीजिए। सुपर पावर अमेरिका फोन पर धमकाता रहा, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन वो डरी नहीं। और आज वालों का हाल देखिए, कहीं परम मित्र को अमेरिकी मुकदमे से बचाने के लिए तो कहीं एपस्टीन फाइल में नाम आने के तुरंत बाद लोग इतना डर जाते हैं कि गुपचुप डील हो जाती है। भारत के फैसले अमेरिकी राष्ट्रपति करते हैं और वो भी ट्विटर पे पता चलता है, और ये लोग उस इंदिरा गांधी के पोते को डराने चले। वैसे यहाँ पर एक चीज और याद दिलाने, जो लोग बार बार ये आरोप लगाते हैं कि सत्ता में बरकरार रहने के लिए इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था, उनसे सवाल पूछिएगा कि यदि उनका लक्ष्य खाली सत्ता में बने रहना ही होता तो फिर जिस तरह आज चुनाव आयोग पर कब्जा हुआ है, क्या इमरजेंसी में जब सब कुछ उन्हीं के हाथों में था तो वो चुनाव आयोग पर कब्जा नहीं कर सकती थी? क्या वो फर्जी वोटर लिस्ट नहीं बना सकती थी? क्या वो अपने विरोधियों का नाम नहीं कटवा सकती थी एसआईआर करवा के? उस समय तो इस तरह से सूचनाओं की क्रांति भी नहीं थी कि दनादन हर 1 सेकंड में पूरे देश को पता चल जाए कहां क्या चोरी हो रही है। लोगों को पता भी नहीं चलता, और जब तक पता चलता सत्ता आ जाती। इंदिरा गांधी ने अपनी मर्जी से इमरजेंसी हटवाया और साफ सुथरा चुनाव करवाया। चुनाव हुआ और जो लोग जीत कर आए वो 2.5 साल में ही हकीकत उनकी सामने आ गई, सत्ता चली गई और पता चला कि असल में सत्ता के लोभी कौन थे। बाद में फिर चुनाव हुए, प्रचंड बहुमत से इंदिरा गांधी जीत कर आई। यानी 77 से 80 तक सरकार चलाने के बाद भी तमाम सारे लोग देश की जनता को इंदिरा गांधी के खिलाफ खड़ा नहीं कर सके। यदि सच में इमरजेंसी में देश की जनता को प्रताड़ित किया गया होता तो क्या 2-2.5 साल में ही देश की जनता फिर दोबारा लौट के उसी इंदिरा गांधी के पास चली जाती? समझने वाली बात यह भी है कि जब वो पुनः चुनकर आई तो पता चला कि जिन लोगों के कारण इमरजेंसी लगानी पड़ी, जो लोग कहते थे कि सेना सरकार की बात न माने, पुलिस सरकार से बगावत कर दे, उनके बारे में पता चला कि कोई अमेरिकी पैसे पर पल रहा था, कोई किसी अन्य देश के टुकड़ों पर अपना पेट पाल रहा था। बहरहाल बात राजीव गांधी की कर लीजिए, उनकी मौत कैसे हुई और उसके पीछे किन किन लोगों पर आरोप लगता है, ये भी आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। और तो और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी दोनों के बारे में कहा जाता है कि पहले से खुफिया एजेंसियों ने इन्हें चेताया था, मगर फिर भी ये लोग डरे नहीं। इंदिरा गांधी को तो यह भी सलाह दिया गया था कि अपने सुरक्षा कर्मियों में से उन विशेष समुदाय के लोगों को हटा दीजिए, खतरा हो सकता है, लेकिन उन्होंने नहीं हटाया, क्योंकि उनका मानना था कि अगर धर्म के नाम पर अपने सुरक्षा कर्मियों को हटाएंगे तो देश में गलत संदेश जाएगा। तो एक वो पर्सनालिटी थी जो गलत संदेश न जाए इसलिए अपनी जान बाजी पर लगा देते हैं, और एक आज के लोग हैं जो पंजाब जाते हैं और 10-20 किसान सड़क पर आ जाएं तो गाड़ी घुमा के भाग लेते हैं, यू टर्न ले लेते हैं और कहते हैं कि मुझे जिंदा वापस जाने देने के लिए शुक्रिया कह देना। तो आज वो लोग डराने का प्रयास कर रहे हैं जो कभी ट्रक का टायर फटने पर आधी रात को जंघिया पहन के कमरा से निकलकर भागने लगे, सड़क पर आ गए इस डर से कि कोई मार न दे, कहीं बम तो नहीं फट गया। इमरजेंसी के दौरान भी तमाम ऐसे नेता थे जिन्हें जेल में डाला गया था, कुछ माफी वीर बनकर बाहर भी निकल आए। इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने संस्थाओं को तबाह नहीं किया। यदि उन्होंने तबाह कर दिया होता, जैसे आज हो रहा है, इसी तरह से अगर एसआईआर हो गया होता, कोई ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग में बैठा दिया गया होता, शायद पहली बार भी भाजपा के लोगों को, उस वक्त की जनता पार्टी के लोगों को सत्ता का सुख भोगने का अवसर न मिलता। लेकिन इनके इस बात से 100% सहमत हूँ। बस आप लोग अपनी राय जरूर दें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। जय हिंद।